नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद सोने माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाय बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड 4th ईयर की क्लास। बीए बीएड 4th ईयर की क्लास और आज का अपना टॉपिक है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन, क्लियर। सूरत विभाजन पढ़ने से पहले बच्चों जनरली बात कर लेते हैं सूरत विभाजन है क्या। जैसा कि आप सभी को मैंने इससे पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसके जो 1905 तक के नेता थे वो सारे के सारे उदारवादी नेता थे। 1905 तक, जिनमें दिनसा भाषा, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रेनाडे और ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, ये सारे के सारे नेता थे। ये सभी के सभी उदारवादी नेता थे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप तिलक साहब ने महती भूमिका निभाई। स्वदेशी बहिष्कार उनके जो प्रमुख ध्येय थे, उद्देश्य थे, उनको लेकर वह चले थे। अतः लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय जहां पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और विपिन चंद्र पाल बंगाल में उग्रवादियों का नेतृत्व कर रहे थे। इनमें भी तिलक ने केसरी और मराठा में ये कहा कि हम अब महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें अब संपूर्ण भारत के विषय में बात करनी चाहिए। तो उन्होंने 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार की बात कही। और बंगाल के आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का काम उन्होंने किया। 1905 में उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य मतभेद होने लगा। यह मतभेद आगे चलकर 1907 में सूरत के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें दोनों दल अलग अलग हो गए। तो ये सूरत का विभाजन है, जहां उग्रवादियों की कार्य करने की प्रणाली अलग थी, वहीं उदारवादियों की जो कार्य करने की प्रणाली थी वो अलग थी। वो प्रार्थना पत्र कुछ व्यक्ति भेजते थे, आयोग भेजते थे और वर्ण स्मृति प्रणाम पत्र भेजकर अपनी बात को मनवाने के काम करते थे। वही स्वदेशी और बहिष्कार उग्रवादियों का ध्येय था, वो उसी के माध्यम से अपने कार्य को संपादित करवाते थे। यही चलकर आगे सूरत विभाजन का कारण बना कि दोनों के मध्य मतभेद धीरे धीरे बढ़ते गए। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं सूरत विभाजन कि किस प्रकार हुआ, इसकी प्रारंभिक रूपरेखा क्या थी। क्लियर बच्चों, देखिए, कांग्रेस की सविनय प्रार्थना की नीति की असफलता के कारण उग्र दल के लोगों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। उदारवादियों और उग्रवादियों में पर्याप्त सैद्धांतिक मतभेद था। यानी उग्रवादी और उदारवादी जो विचारधारा के लोग थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उन दोनों के मध्य सैद्धांतिक यानी कार्य करने के तरीकों में मतभेद थे, किंतु दोनों का एक ही उद्देश्य था, भारत की स्वतंत्रता। वहीं वो डोमिनियन स्टेट से स्वतंत्रता चाहते थे, यह डायरेक्ट स्वतंत्रता की बात करते थे।
उदारवादी सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते हुए अधिराज्य स्थिति अर्थात उदारवादी बात कर रहे हैं वो ब्रिटिश सरकार की जो न्यायप्रियता है उसमें वह विश्वास करते थे, अतः वह ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। यानी हमारा जो स्वशासन हो ब्रिटिश सत्ता के छत्र छाया में, ब्रिटिश जो छत्र छाया है ब्रिटिश सरकार है उन्हीं के मुताबिक हो। जबकि उग्रवादियों का लक्ष्य स्वराज्य प्राप्ति था, यानी उग्रवादियों का जो उद्देश्य था वो स्वराज्य यानी स्वतंत्रता प्राप्ति ही था। क्लियर। उदारवादी सविनय प्रार्थना की नीति में विश्वास रखते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि आवश्यक बोध हो जाने पर अंग्रेज अपनी नीति में परिवर्तन कर लेंगे, किंतु उग्रवादी सविनय प्रार्थना की नीति के विरोधी थे। यानी उदारवादी जो नेता थे वह ये मानते थे कि ब्रिटिश सरकार को जब अपनी गलती का एहसास होगा तो वो अपनी नीतियों में परिवर्तन कर लेंगे। उन्हें ब्रिटिश राजभक्ति में पूर्ण विश्वास था, किंतु वहीं उग्रवादी इस नीति के घोर विरोधी थे, क्योंकि वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता को धोखा समझते थे। यानी अंग्रेज छल करेंगे, धोखा करेंगे, वह यह बात जानते थे। उनका विश्वास था कि भिक्षावृत्ति से अंग्रेज कुछ भी नहीं देने वाले। यानी बार बार प्रार्थना पत्र को वह भिक्षावृत्ति कहते थे कि भीख मांगने से अंग्रेज कुछ भी नहीं देंगे। इसलिए वह हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, यानी हमें स्वयं आंदोलन करना चाहिए। उग्रवादी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार पर जोर देते थे। यानी उनके जो कार्य करने के तरीके थे स्वदेशी और बहिष्कार, यानी विदेशी वस्तुओं का वह बहिष्कार करने की बात कर रहे थे और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात कर रहे थे, जिससे इंग्लैंड की सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान हो और भारतीय को स्वावलंबी बनकर अपने पैरों पर खड़े होने की योग्यता मिले। उग्रवादी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार पर जोर देते थे, किंतु उदारवादी ऐसी किसी राजनीतिक आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे। किंतु जो उदारवादी थे वो इस प्रकार की किसी भी राजनीति में वह विश्वास नहीं रखते थे। क्लियर। दोनों के मध्य स्वदेशी और बहिष्कार की बातों को लेकर मतभेद हो गया था। अभी मैंने ये आपको बताया। उदारवादियों व उग्रवादियों के सैद्धांतिक मतभेद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। यानी दोनों के मध्य जो सिद्धांतों की लड़ाई थी वह दिन प्रतिदिन धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में सर्वप्रथम इन नेताओं ने अपने अनुयायियों के साथ अलग बैठक की। यानी जो उग्रवादी थे 1905 में, उदारवादी थे, दोनों ने अलग अलग अपनी बैठकें की, क्योंकि अधिवेशन में उग्रवादी गुट ने कुछ प्रस्ताव रखे कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में। लेकिन नरम दल के विरुद्ध उदारवादी, नरम दल भी कहते हैं, दल के विरोध के कारण वह प्रस्ताव पास नहीं हो सके। यानी जो उदारवादी नेता थे उन्होंने उग्रवादियों के जो प्रस्ताव थे उनका विरोध किया। क्लियर। और वह पारित नहीं हुए। अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यानी 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। तत्पश्चात 1906 के कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ। यानी 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें उग्रवादियों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए लोकमान्य तिलक का नाम प्रस्तावित किया। यानी 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें उग्रवादियों ने बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया। किंतु नरम दल ने, उदारवादियों ने इसका विरोध किया। यानी तिलक अध्यक्ष पद पर नहीं बैठेंगे, इस बात को लेकर उदारवादियों ने विरोध किया। अंत में वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाने पर दोनों पक्ष सहमत हो गए। यानी अब उदारवादी और उग्रवादी दोनों में लड़ाई हो गई कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो जो सबसे बूढ़े नेता थे दादा भाई नौरोजी, उनको अध्यक्ष बनाया गया और इस बात पर दोनों सहमत हो गए।
फिर भी उग्रवादियों ने स्वराज्य, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पास करवा दिए। यानी अध्यक्ष बन गए दादा भाई नौरोजी। फिर भी उग्रवादी जो नेता थे उन्होंने कुछ विधेयक पास करवा दी, कुछ अपनी बातें मनवा ली, जिसमें स्वदेशी बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि जो अपने प्रस्ताव थे उनको पास करवा दिए। इसलिए इस अधिवेशन में उग्रवादियों की जीत हुई। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की भांति भारत के लिए भी अधिराज्य प्राप्त करना बताया। यानी डोमिनियन स्टेट की बात भी दादा भाई नौरोजी ने यहीं पर की। क्लियर? यानी उग्रवादी और उदारवादी में 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन है उसमें दोनों में मतभेद हो गए कि अध्यक्ष कौन बनेगा। उग्रवादी चाहते थे कि लोकमान्य तिलक बने, किंतु उदारवादी इस बात से सहमत नहीं हुए। अंत में दादा भाई नौरोजी को बनाया, किंतु जो उग्रवादी थे उन्होंने अपने जो मन के जो प्रस्ताव थे वो पास करवा दिए। क्लियर? फिर भी दादा भाई नौरोजी ने यही कहा कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वराज्य की बात करेंगे, डोमिनियन स्टेट, यानी ब्रिटिश सरकार के सानिध्य में रहते स्वतंत्रता प्राप्त करें। यद्यपि कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों की सारी बातें मान ली गई, किंतु उदारवादी इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी कांग्रेस के अधिवेशन में ये बातें सारी स्वीकार कर ली गई, फिर भी उदारवादी इनको कार्यान्वित नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर लॉर्ड मिंटो उग्रवादी दल को प्रभावशाली नहीं बनना देना चाहते थे। यानी लॉर्ड मिंटो उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने कहा उनके अनुसार उग्रवादी कांग्रेस में जो प्रभावशाली बन रहे हैं उनको नहीं बनने देना चाहिए। अतः उसने भावी सुधारों के लिए उदारवादियों से विचार विमर्श करना प्रारंभ कर दिया। यानी उदारवादी और उग्रवादियों को लड़ाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उदारवादियों का पक्ष लिया और उनसे विचार विमर्श किए। इधर उदारवादी कांग्रेस के संविधान में ऐसा संशोधन चाहते थे ताकि 1906 में स्वीकृत सभी प्रस्ताव समाप्त हो जाए। यानी अब कांग्रेस का जो संविधान था उसमें परिवर्तन करना चाहते थे उदारवादी, जिससे ये जो 1906 में जो पास हुए थे उग्रवादियों के विचार प्रस्ताव वो सारे के सारे खारिज हो जाए। इसलिए उग्रवादियों द्वारा उदारवादियों पर संदेह करना स्वाभाविक था। अब उदारवादियों पर क्या करेंगे? संदेह करेंगे, ये हमारी बातों को मानना नहीं चाहते, संदेह कर रहे थे। फलस्वरूप कांग्रेस के दोनों गुटों में मतभेद की खाई चौड़ी होती गई। यानी दोनों के जो सैद्धांतिक जो मतभेद है वो और बढ़ते गए। इन परिस्थितियों में 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ। यानी 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। 1906 में कलकत्ता में हुआ, 1907 में सूरत में हुआ। यह अधिवेशन दोनों पक्षों के शक्ति परीक्षण का स्थल बन गया। अब यानी 1906 की जो बातें थी वो जो सैद्धांतिक मतभेद चल रहे थे, अब इसमें क्या हुआ? प्रबल रूप से उभर कर सामने आए दोनों के मतभेद और वह दोनों के शक्ति परीक्षण का केंद्र बन गया। यानी किसकी बात मानी जाएगी, अब बात होगी 1907 में। नरम दल ने अध्यक्ष पद के लिए रासबिहारी घोष का नाम प्रस्तावित किया। यानी नरम दल से रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए, यह बात आई। किंतु उग्रवादियों ने लाला लाजपत का नाम प्रस्तावित किया। यानी एक तरफ तो रासबिहारी घोष थे, दूसरी तरफ लाला लाजपत राय उग्रवादियों के कांग्रेस के नेता बने, ऐसी बात कही गई। नरम दल वालों को उस समय कांग्रेस में बहुमत था। यानी जो उदारवादी नेता थे उनका कांग्रेस में बहुमत था। ऐसी परिस्थितियों में लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया। यानी उदारवादियों का वर्चस्व था तो उग्रवादी जो नेता थे लाला लाजपत राय, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद उग्रवादियों ने खुले चुनाव की मांग की। यानी अब यह बात की गई कि कौन अध्यक्ष बनेगा, इस पर चुनाव हो, खुला चुनाव हो, सब अपने अपना मत दे। उदारवादी या उग्रवादी अपना अपना मत न दे, अब सभी जो लोग बैठे हैं वो अपना मत दे। तिलक ने मंच पर आकर अध्यक्ष के निर्वाचन संबंध में कुछ आपत्तियां उठाना चाही,
किंतु उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। यानी अब तिलक, बाल गंगाधर तिलक साहब, लोकमान्य तिलक साहब मंच पर आए और उन्होंने कुछ आपत्तियां उठाना चाहिए, पर उदारवादियों ने उन्हें बोलने से मना कर दिया कि आप नहीं बात करेंगे। इस समय श्रोताओं में से किसी ने एक जूता सुरेंद्र नाथ बनर्जी पर फेंका। जो उदारवादी नेता थे वो भी थे वहां पर, तो उनमें जो वो बैठे थे और अन्य लोग बैठे थे, उनमें से किसी ने एक जूता फेंका, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी पर था। और फिर पूरे पंडाल में अव्यवस्था फैल गई। यानी अब पूरे पंडाल में शक्ति परीक्षण का स्थल बन गया। जहां तक कि मेजों और कुर्सियों को एक दूसरे पर फेंका गया, कांग्रेस अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। यानी सूरत का जो कांग्रेस अधिवेशन है वह स्थगित कर दिया, क्योंकि श्रोताओं में से किसी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी पर जूता फेंका। दूसरे दिन 25 दिसंबर 1907 को फिर शोरगुल मचा। आपस में जूते और लाठियां चलाई गई, इसलिए पुलिस आ गई। अब दोनों आपस में लड़ने लगे, कानून को हाथ में लेने लगे, लाठियां चलाई गई, जूते चलाए गए, इसलिए पुलिस आ गई और बलपूर्वक कांग्रेस भवन खाली करवाया गया। इसके बाद नरम दल ने अपना सम्मेलन किया और अलग विधान बनाया। यानी जो उदारवादी नेता थे वो अलग हो गए और उन्होंने अलग अपना अधिवेशन किया और अपना एक संविधान बनाया। उन्होंने उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया और उनको निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, कांग्रेस से निकाल दिया जो उग्रवादी नेता थे। इस प्रकार गोखले और तिलक के अनुयायी अलग अलग हो गए। यानी एक तरफ गोपाल कृष्ण गोखले के जो उदारवादी जो अनुयायी थे वो अलग हो गए, दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक के जो अनुयायी थे वो अलग हो गए। सूरत में कांग्रेस की इस फूट के कारण यह बताया जाता है कि स्वयं अंग्रेज सरकार नरम दल को प्रोत्साहित कर रही थी। यानी यह सब जो किया जा रहा था वो ब्रिटिश सरकार का था। पहले बताया जा चुका है, लॉर्ड मिंटो उदारवादियों को समर्थन दे रहे थे कि प्रोत्साहित कर रही थी ताकि उग्र दल कांग्रेस से अलग हो जाए। यानी वह जो अंग्रेज थे वो ये चाहते थे कि दोनों में बंटवारा हो जाए, इनमें फूट पड़ जाए। अंग्रेज सरकार को आखिर अपनी कुटिल नीति में सफलता प्राप्त हो गई। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन के बाद तिलक ने अकेले ही संघर्ष करना प्रारंभ किया और मुंबई के कोने कोने में देशभक्ति की आग लगा दी। यानी एक क्षेत्र विशेष में देशभक्ति की आग लगा दी, मुंबई में, महाराष्ट्र में। उन्होंने अपने तूफानी दौरों में बहुत सा धन भी जमा कर लिया। उन्होंने लोगों से कहा, स्वराज्य के लिए काम करो और कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाओ। हम स्वराज्य की मांग कर रहे हैं, स्वराज्य हमसे दूर नहीं है, वह उसी क्षण हमारे पास आ जाएगा जिस क्षण हम अपने पांव पर खड़ा होना सीख लेंगे। यानी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि स्वराज्य के लिए काम करो, कष्ट उठाने के लिए तैयार रहो। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कष्ट उठाने से भी मत डरो, और वह हमसे अब ज्यादा दूर नहीं है और जल्द ही हमारे पास आ जाएगा। उसी क्षण हम अपने पांव पर खड़ा होना सीख लेंगे। जब से स्वराज्य मिलेगा हम अपने पांव पर खड़ा होना सीख लेंगे। सभाओं में उनका नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी उसके बाद उन्होंने जो नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और यह नारा तिलक द्वारा भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है वह आगे तक चलता रहा और तिलक का यह नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार उग्रवादी और उदारवादी में 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों अलग अलग हो गए। तो यह है सूरत विभाजन, यानी उग्रवादी और उदारवादी अलग हो गए। उग्रवादी, उदारवादी, गरम दल, नरम दल। क्लियर? किस प्रकार यह अलग हुए जो मैंने आपके सामने रखा। नेक्स्ट, कांग्रेस की फूट का परिणाम, यानी ये कांग्रेस की जो फूट हो गई इसका क्या परिणाम निकला। कांग्रेस की फूट का अंग्रेज सरकार ने लाभ उठाया तथा उग्रवादियों के विरुद्ध अपना दमन चक्र छोड़ दिया। यानी अब जैसे ही ये फूट पड़ी, उग्रवादी और उदारवादी अलग हुए, तो ब्रिटिश सरकार की जो चाल थी वह सफल हुई। अतः उन्होंने उग्रवादियों को दबाने के लिए दमन चक्र प्रारंभ किया कि उन्हें किस प्रकार दबाया जाए। लाला लाजपत राय को बंदी बनाकर मांडले भेज दिया गया। यानी लाला लाजपत राय थे, उनको बंदी बनाकर
मांडले जेल भेज दिया गया। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम द्वारा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, यानी अब कोई भी ब्रिटिश विरोधी जो लेख है वह नहीं छाप सकता, क्योंकि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1908 में केसरी समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेख के आधार पर लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की सख्त सजा दी गई। यानी जो केसरी समाचार पत्र है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उनमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो लेख लिखे गए थे, तो उसी को आधार मानकर ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को 6 महीने की जेल की कठोर सजा दी। 1911 में षड्यंत्रकारी सभा अधिनियम पारित कर सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी देखो, प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगा रही है ब्रिटिश सरकार उग्रवादियों पर। आगे क्या लगाया? षड्यंत्रकारी सभा, यानी कोई भी ऐसी सभा होगी जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश शासन के प्रति अगर षड्यंत्र रचा जाएगा, वह अधिनियम पारित किया गया, ताकि जो सभा कर रहे हैं उनको सबको गिरफ्तार किया जा सकता है और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ऐसी बात सूरत विभाजन के बाद में की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी अब कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं करेगा, उस पर प्रतिबंध है, क्योंकि ऐसा कानून ब्रिटिश सरकार ने पास कर दिया। अतः श्री एनी बेसेंट ने कहा, सूरत की फूट कांग्रेस के इतिहास में सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। यानी श्रीमती एनी बेसेंट क्या कह रही हैं? जो सूरत की जो फूट थी, जो भारतीय कांग्रेस के इतिहास में सबसे दुखपूर्ण घटना थी। सरकार इस दमनकारी नीति के कारण देश के युवकों का खून खोल उठा। यानी सरकार जो इस प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई कर रही थी, इससे देश के जो नव युवा थे उनका खून खोल उठा। उन्होंने सरकार से बदला लेने के लिए गुप्त रूप से बम बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी अब वह जो दमनात्मक नीति से ब्रिटिश सरकार अपना रही थी, उसके विरोध में भारत के जो युवा वर्ग है वह भी गुप्त समितियां बनाकर बम बनाना शुरू कर दिया। इस कारण देश में आतंकवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों का विकास हुआ। इस प्रकार देश में क्रांतिकारी और आतंकवादी आंदोलन का विकास हुआ। अब लोग बम बनाना सीख गए और ब्रिटिश सरकार पर चलाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, उग्रवादी दल की कार्यविधि, यानी उग्रवादी दल कैसे काम करते हैं उनके बारे में देखेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा, उग्रवादी और उदारवादी का स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन जो सारे मत थे, जो विधेयक थे, वो पारित करवा दिए। ये बात उदारवादियों को बर्दाश्त नहीं हुई और वह ऐसा संविधान में परिवर्तन करके इन सभी बातों को वापस खारिज करना चाहते थे, किंतु यह नहीं हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर जूता फेंका गया। ये बात उदारवादियों को बर्दाश्त नहीं हुई, अतः दोनों के मध्य लाठी जूतों की जंग शुरू हो गई और ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों को कांग्रेस के भवन से बाहर निकाला। फलस्वरूप उदारवादियों ने अपनी अलग बैठक की और उग्रवादियों को वहां से निष्कासित कर दिया। यह है सूरत विभाजन। आशा करता हूं आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब उग्रवादियों की जो कार्यविधि थी वो कैसी थी, कि उन्होंने कैसे कार्य किए सूरत विभाजन के फलस्वरूप। उसके बाद में देखिए, उग्र दल का उद्भव एवं विकास नरम दल के विरोध एवं की तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभर कर सामने आया था। यानी उग्रवादी क्यों आए थे? क्योंकि उदारवादियों की जो कार्य करने की प्रणाली थी वह बड़ी ही ढीलम ढूल नीति थी, क्योंकि वे प्रार्थना पत्र, स्मृति प्रणाम पत्र, प्रार्थना पत्र और कुछ संगठन के कुछ लोग मिलकर वहां जाकर उनके जो ब्रिटिश सरकार है उनके पास जाकर वह सुधारों की बात कर रही थी। ऐसी नीति उग्रवादियों को पसंद नहीं थी। अतः स्वाभाविक ही था कि नरम दल द्वारा प्रतिपादित सविनय प्रार्थना पत्र की नीति में उनका विश्वास नहीं था। यानी जो नीति वह अपना रहे थे उनमें उग्रवादियों का विश्वास नहीं था, उग्रवादियों का विश्वास नहीं था। उस समय उदारवादी अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्त भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। यानी जो उदारवादी थे वो अंग्रेजों से लड़कर स्वतंत्रता की बात सोच ही नहीं सकते थे। यानी वह ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं चाहते थे जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत न हो। क्लियर? इसीलिए वे भारत के लिए अधिराज्य स्थिति की मांग कर रहे थे।
यानी वह इसीलिए डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे, यानी हम कार्य करने की हमें क्षमता हो पर हम आपके निर्देशन में ही कार्य करें, आपके सानिध्य में ही काम करें। उदारवादियों की ये बात थी। डोमिनियन स्टेट यानी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही हम स्वराज्य की बात करेंगे, उससे अलग होकर हम किसी भी प्रकार की बात नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों? किंतु उग्र दल के नेता अंग्रेजी साम्राज्य से सहयोग भारत के विकास के लिए हानिकारक समझते थे। वहीं उग्रवादी जो भारत का जो विकास होगा उसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य को हानिकारक मानते थे कि ये ब्रिटिश साम्राज्य है, यह भारत के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसके सानिध्य में रहकर भारत का विकास नहीं हो सकता, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्लियर? इसीलिए वह स्वराज्य की मांग कर रहे थे। नरम दल पूरे वर्ष में 3 या 4 बार दिन का अधिवेशन कर प्रस्ताव पास करके उसके आधार पर अंग्रेजी सरकार को प्रार्थना पत्र भेजकर अपने कार्य की इतिश्री समझ लेता था। वहीं जो उदारवादी नेता थे वह दिन में 2-3 बार सम्मेलन करके एक प्रार्थना पत्र बनाते और ब्रिटिश साम्राज्य को दे देते, उतना ही उनका काम था। इससे आगे उनको कार्यान्वित नहीं करनी थी, यानी वह बस अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देते थे। जबकि उग्र दल का लक्ष्य ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करने के लिए प्रभावशाली ढंग से आंदोलन करना है, यानी ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए वह उग्रवादी जो नेता थे वह प्रभावशाली ढंग से आंदोलन करके अपनी बात को मनवाना चाहते थे। लोगों में त्याग बलिदान की ऐसी भावना उत्पन्न करना था कि शासकों को विवश होकर उनके समक्ष झुकना पड़े, यानी लोगों को त्याग और बलिदान की बात कहकर एक जन आंदोलन करना था जिससे ब्रिटिश सरकार झुके और उनकी बात को माने। ऐसी बात यह उग्रवादी दल के नेता चाहते थे। उन्होंने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया था। यानी स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो उग्रवादियों की प्रमुख मांगे थी उन पर उन्होंने बड़ा ही बल दिया था। यानी विदेशी व्यापार को बिल्कुल समाप्त करने के लिए, उनको कम करने के लिए उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की भी बात कही थी और ऐसी शिक्षा नीति हो जो देश के लिए क्रांतिकारी स्वाधीनता वाले लोगों का निर्माण करे। वहीं ब्रिटिश शासकों की जो शिक्षा नीति थी वो मात्र इतनी थी कि भारतीय पढ़े पर वो अंग्रेजों के अनुकूल ही पढ़े, रक्त और वर्ण से वह भारतीय हो पर दिमाग से पूरा अंग्रेज हो, यानी अंग्रेज अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए ही भारतीयों को शिक्षा दे रहे थे और ये बात गलत थी। अतः उग्रवादियों ने इस बात को समझा कि इस प्रकार की जो शिक्षा नीति है वो भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करने देगी। अतः उग्रवादियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और ऐसे ऐसे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जिससे भारत की स्वराज्य वाले लोगों का निर्माण हो। उनमें ऐसी भावना का प्रचार किया कि हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। ऐसी शिक्षा नीति की बात उग्रवादी दल के नेता करते थे। लाला लाजपत राय का कहना था कि इस व्यापारी जाति के लिए व्यापार की हानि ही सबसे अधिक प्रभावशाली होगी। यानी लाला लाजपत राय जो उग्रवादियों में नेता थे, पंजाब में थे, उन्होंने भी यही बात की कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए हैं और व्यापार करना ही चाहते हैं और अतः इनके व्यापारिक हितों को अगर नुकसान होगा तो ये हमारी बात अधिक प्रभावशाली ढंग से समझेंगे और इन्हें व्यापारिक हानि हुई तो ही वह अपनी बात को सही तरह से मनवा पाए। ऐसी बात वह लाला लाजपत राय जी चाहते थे। क्लियर? उग्रवादियों का कार्यक्रम केवल सत्याग्रह, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी स्थापना चाहते थे ताकि शिक्षा से ऐसे देशभक्त स्वयंसेवक निकले जो आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र कार्यवाही में विश्वास करते हों ताकि सरकार पर निर्भरता कम हो, जैसा कि ये मैंने आपको पहले ही बताया दिया है। उग्रवादी दल की कुछ विशेषताएं थी जो इस प्रकार हैं। उग्रवादी दल राष्ट्रवादी, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से घृणा करते थे, भारतीय सभ्यता संस्कृति को श्रेष्ठ समझते थे, धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में उनका विशेष
उनको विशेष प्रेरणा मिली थी, यानी वह पाश्चात्य संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखते थे, वहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर श्रेष्ठता मानते थे और उन पर गर्व करते थे। और समाज सुधार की जो उन्हें प्रेरणा मिली थी वह भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही उन्हें मिली थी, ऐसी बात करते थे। उग्र राष्ट्रवादियों का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति, इसके अतिरिक्त अपनी संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार देशवासियों के चरित्र का निर्माण करना चाहते थे, यानी पूर्ण स्वतंत्र होकर देशवासियों के चरित्र का निर्माण की बात कही उन्होंने। उग्रवादियों को ब्रिटिश जाति की सर्वशक्तिशालीता, न्यायप्रियता, परोपकारिता में तनिक भी विश्वास नहीं था, यानी ये हमारे साथ अच्छा करेंगे, ऐसी मान्यता उग्रवादियों में बिल्कुल नहीं थी कि ये जो ब्रिटिश सरकार है ये न्यायप्रिय है, सर्वशक्तिशाली है, परोपकारी है। इनका उन उग्रवादियों में तनिक भी विश्वास नहीं था। उग्रवादी देश हित, आत्मनिर्भरता व ईश्वर में विश्वास करते थे। उग्रवादी जहाँ देश हित की बात करते थे, आत्मनिर्भरता की बात करते थे और ईश्वर की आस्था उनमें थी, यही उनके ध्येय के उद्देश्य थे। उग्रवादियों का विश्वास था कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हितों में पारस्परिक विरोध है, अतः वे शीघ्र ब्रिटेन से आर्थिक व व्यापारिक संबंध विच्छेद करना चाहते थे। क्यों दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासन की बात कही, वह उग्रवादियों के मन में छा गई और उन्होंने कहा भारत के जो आर्थिक हित हैं वह अलग हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के जो आर्थिक हित है वह अलग है, अतः ब्रिटिश सरकार से आर्थिक जो व्यापार हो रहा है वो पूरी तरह से निषेध होना चाहिए। क्लियर? भारत में नई राष्ट्रीयता जागृत करना तथा त्याग और बलिदान के मार्ग को अपना उग्रवादी प्रमुख साधन मानते थे, यानी राष्ट्र को जागृत करना, देश को जागृत करना, लोगों को जागृत करना और उनमें त्याग की भावना जगाना, यही उग्रवादियों का प्रमुख उद्देश्य था। उदारवादियों को भिक्षावृत्ति की नीति में उग्रवादियों का विश्वास नहीं था। सक्रिय राजनीतिक आंदोलन के पक्ष में थे। उनका विश्वास था कि राजनीतिक सत्ता प्रार्थना करने से प्राप्त नहीं होती, यानी उदारवादियों की जो कार्य विधि है प्रार्थना पत्र की, वह उग्रवादी उनके घोर विरोधी थे और उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्र पढ़ने से स्वतंत्रता नहीं मिलती, उसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा, ऐसी बात उग्रवादी करते थे। नेक्स्ट, दोनों के साधनों में भी अंतर था। उदारवादी और उग्रवादी दोनों के जो कार्यविधि हैं उनमें भी अंतर था। जैसे उदारवादी स्वभाव से नरम थे और अंग्रेज की नेक नीयत में पूरा भरोसा करते थे, वहीं उग्रवादी इनके विपरीत थे, वह अंग्रेजों की न्यायप्रियता, उनकी नीयत पर भरोसा नहीं करते थे। उदारवादी पाश्चात्य संस्कृति को व्यापक और पश्चिमीकरण के समर्थक थे, वहीं उग्रवादी पाश्चात्य संस्कृति से घृणा करते थे और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ही श्रेष्ठ समझते थे। उदारवादी ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के लिए वरदान समझते थे, तो वही उग्रवादी ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के लिए अभिश्राप समझते थे और भारत की सर्वांगीण प्रगति के लिए यथाशीघ्र इसको समाप्त करने पर बल दे रहे थे। उदारवादी क्रांतिकारी की गतिविधियां देश के हितों के विरुद्ध समझते थे। इसके विपरीत उग्रवादी क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी तत्वों की गतिविधियां देश के लिए हितकर समझते थे और उग्रवादी हिंसात्मक साधनों के विरुद्ध थे। अगला, उदारवादी का लक्ष्य केवल अधिराज्य की स्थिति प्राप्त करना था, वहीं उग्रवादियों पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे, यानी दोनों एक जहां डोमिनेंट स्टेट की बात कर रहे थे वह दूसरा पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे थे। उग्रवादियों के पास स्वदेशी, स्वावलंबन, राष्ट्र शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आदि सभी दृष्टियों से ठोस कार्यक्रम था, यानी ये विभिन्न प्रकार की जो बातें थी उनके पास ठोस कदम थे, एक कार्यक्रम था। वहीं उदारवादियों के पास संसदीय क्षेत्रों में सरकार की गतिविधियों का गुण अवगुण के आधार पर समालोचना करने के अतिरिक्त कोई कार्यक्रम नहीं था, यानी जो उदारवादी थे वह सरकार की नीतियों की बोलते हैं ना, अच्छाई कर सकते हैं, समालोचना कर सकते हैं कि ये सुधार हो सकते हैं, किंतु उनकी बुराई नहीं करते थे।
वहीं उग्रवादी खुले रूप से उनकी बुराई कर सकते थे। उदारवादी केवल संवैधानिक उपायों का प्रयोग उचित समझते थे, यानी उनकी मांगे के बारे में सरकार से वह सविनय प्रार्थना पत्र, भाषण देना, लेख लिखना, शिष्टमंडल भेजना आदि को प्रभावशाली समझते थे। वहीं उग्रवादी इन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। वे तो अधिकारों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक संघर्ष में विश्वास करते थे। उदारवादी भी इस स्थिति में ऐसे साधनों का सहारा चाहते थे जिससे अंग्रेजों की कठिनाई बढ़े, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न हो। इसके विपरीत उग्रवादी अंग्रेजों की किसी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्हें अधिक कमजोर बनाना चाहते थे। क्लियर? यानी उग्रवादी ये जानते थे कि अंग्रेज कहाँ कमजोर है, उसी स्थिति का वह लाभ उठाकर अपने कार्य को संपादन करवाना चाहते थे। उग्रवादियों के विचार में ब्रिटेन तथा भारत के हितों में कोई विशेष विरोध नहीं था। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का हित संभव है, जबकि उग्रवादियों का विचार है ब्रिटेन और भारत के हित एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अंग्रेजों का उद्देश्य मात्र निजी स्वार्थ है, वे भारत का हित बिल्कुल नहीं चाहते। अतः भारत विकास के लिए अंग्रेजों से सहयोग पाने की आशा व्यर्थ है। यानी जो ब्रिटिशों के हित हैं सो स्वार्थपूर्ण हैं और भारत के हित इसके विपरीत हैं। अतः वह भारत के लिए अंग्रेजों का सहयोग नहीं चाहते थे। उदारवादी आंदोलन केवल उच्च शिक्षित वर्ग तक सीमित था, जबकि उग्रवादियों ने आंदोलन देश के मध्यम वर्ग और जनसाधारण तक पहुंचा दिया। यानी शिक्षित पढ़े लिखे भारतीय ही उदारवादी नेता थे और वहीं तक उनका जो विरोध था वह सीमित था। वहीं उग्रवादियों ने देश के कोने कोने में मध्यम वर्ग को, निचले तबके को भी अपने साथ में ले लिया। उदारवादी मात्र कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर अपने कार्य को इतिश्री समझते थे, जबकि उग्रवादी पुरुषार्थ की भावना संजोकर कोई प्रभावशाली कदम उठाना चाहते थे। यानी वह पुरुषार्थ के माध्यम से और भी अन्य कदम उठाना चाहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं सूरत की विभाजन के पश्चात उग्रवादी और उदारवादी दोनों के जो कार्य करने की क्षमता नीति थी वह दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जहां उग्रवादी स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, उदारवादी ऐसा उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं था। वह बस सरकार के जो प्रलेख होते थे, आदेश होते थे, उनकी समालोचना ही करते थे और उससे ज़्यादा उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं था। ये शिक्षित मध्यम वर्ग का ही आंदोलन था, शिक्षित वर्ग का ही आंदोलन था। वहीं ये मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों तक यह आंदोलन उग्रवादियों ने पहुंचा दिया। अतः यह स्पष्ट रूप से धारणा हो गई कि ये जो सूरत का विभाजन था अंग्रेजों की सोची समझी एक चाल थी। उस चाल को वह पूर्णतः सफलतापूर्वक संपादित कर चुके थे। अतः हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं सूरत विभाजन अंग्रेजों की चाल थी और इसमें 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी दोनों दल अलग अलग हो गए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उग्रवादी और उदारवादी दोनों ने अधिवेशन किया 1906 में कलकत्ता में। तब भी यही बात थी, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो बातें थी उनको लेकर। और 1907 में जहाँ लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही वह घोष जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अतः दोनों के मध्य मतभेद हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर जूता चलाया गया और कांग्रेस के जो उग्रवादी उदारवादी जो नेता थे आपस में लड़ने लगे। अगले दिन वापस बैठक हुई, बैठक में भी यही हाल हुआ। अतः निश्चित रूप से यह बात स्पष्ट है कि अंग्रेजों द्वारा और उदारवादियों द्वारा उग्रवादियों की बात न मानना इस आंदोलन का कारण बना। क्लियर? आज आपके सामने सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा। आपको सूरत विभाजन समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों? और अगर कोई बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें या बात करें। धन्यवाद।